दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ए टू वर्ड्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों 1915 से लेकर 1920 की घटनाओं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में 1900 से लेकर 1915 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, इससे आपको निश्चित ही आपके एग्जाम में फ़ायदा होगा। साथ ही इस वीडियो में हम आज 1915 से लेकर 1920 तक की घटने वाली सभी घटनाओं का जिक्र तकरीबन किया है, जहां से बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस टाइम ऑफ पीरियड के दौरान आपको वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग और जानते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। और 1915 में हम देखते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है। फिर देखते हैं दोस्तों, लखनऊ समझौता 1916 में होता है, जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का आंदोलन 1916 में होता है और 1917 में हम चंपारण सत्याग्रह यानी कि गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में देखते हैं, जिसमें बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेरा सत्याग्रह हम देखते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा होती है दोस्तों, भारत को उत्तरदायी सरकार दी जाएगी, ऐसी घोषणा की जाती है। और इसी के आधार पर 1919 में हम देखते हैं कि जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 का आता है, वहाँ पे रॉलेट एक्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। रॉलेट एक्ट आता है और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी यहाँ पे आता है, जहाँ पे डायरकी लागू। और फिर 1920 की बात करते हैं दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हमें 1 अगस्त को देखने को मिलती है और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का इसमें बहुत सुंदर मेल देखने को मिलता है, जब हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर उभर कर सामने आती है। और ऐसी एकता आज तक फिर वापस देखने को नहीं मिलती। नागपुर अधिवेशन जो होता है दोस्तों, उसमें असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने स्वीकार करती है। ऐसी तमाम सारी हम लोग जितनी भी घटनाएं हुई थी उसको गो थ्रू होने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको चलिए ले चलते हैं उस दौर में जब भारत ने आज़ादी की जंग की शुरुआत की थी। 1915 से 1920 तक का समय, जब महात्मा गांधी, तिलक और एनी बेसेंट जैसे नायकों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। सत्य, अहिंसा और एकता की कहानी। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 बंबई का बंदरगाह एक साधारण धोती में एक शख्स उतरता है। यह है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें जल्द ही पूरी दुनिया महात्मा कहेगी। और दक्षिण अफ्रीका में 20 साल तक नस्ल भेद के खिलाफ सत्याग्रह करने के बाद गांधी जी भारत लौटते हैं। उनके गुरु, हालांकि वे राजनीतिक गुरु के तौर पर अधिक जाने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि गांधी, तुम पहले जाकर भारत को समझो और फिर अपनी राजनीतिक गतिविधियां यहां शुरू करना। और फिर गांधी जी ने ठान लिया कि वह हर गांव, हर शहर जाकर भारत की आत्मा को जानेंगे। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया, जो स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना था। लेकिन सवाल है कि गांधी जी को महात्मा और बापू पहली बार कहां कहा गया था। दोस्तों, इस तथ्य को जानने की हम कोशिश करेंगे और इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो तिथि है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर एक साल मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि में दक्षिण अफ्रीका में अपने 1893 से लेकर 1914 तक भारतीयों के खिलाफ नस्ल भेद के विरुद्ध सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन ऑलरेडी वो चला चुके थे। दोस्तों, यहाँ पे मैं रुक कर आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि गांधी जी पर एक डिटेल वीडियो, एक संपूर्ण वीडियो जिसमें इन सारी घटनाओं को छोड़कर तमाम वो तथ्य को उसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें गांधी जी के बारे में हर एक वो निजी से लेकर उनकी दक्षिण अफ्रीका में जो रहने के दौरान जो घटनाएं घटी थी महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका जिक्र करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल गांधी जी की भारत में गतिविधियों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए अपना ध्यान अंतिम तक बनाए रखिएगा। फिर दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा विकसित सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा की रणनीति भारत में उनके आंदोलनों की नींव बनती है। दोस्तों, भारत में प्रारंभिक गतिविधियों के तौर पर जब गोपाल कृष्ण गोखले का जो सुझाव था उनको अपने पहले वर्ष में भारत की यात्रा का और सामाजिक राजनीतिक स्थिति को समझने का, वो उसको उसमें अपने निजी जीवन में भी लागू करते हैं और वो चल पड़ते हैं यात्रा पर। 1915 में उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थापना की, जो उनके आंदोलनों का केंद्र बना था। दोस्तों साल आता है 1916
1916 का साल भारत में स्वराज की पुकार गूंज रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग शुरू की थी। तिलक का नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एनी बेसेंट ने अपनी अखबार न्यू इंडिया से स्वराज का सपना हर घर तक पहुंचाया था दोस्तों। और फिर दिसंबर 1916 में लखनऊ में कुछ ऐसा ऐतिहासिक होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर लखनऊ समझौता किया। यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा पल था। समझौते ने पृथक निर्वाचन को मान्यता दी, लेकिन क्या आप जानते हैं समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। तो चलिए दोस्तों, इसके जितने भी फैक्ट्स हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल में किया गया था और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग क्षेत्रीय स्तरों पर किया गया था। जहां तिलक एक और आपको देखते हैं महाराष्ट्र में सक्रिय दिखते हैं, वहीं आप दक्षिण भारत में एनी बेसेंट को और यहाँ पे तिलक को आप देखते हैं दोस्तों। गांधी जी की भारत यात्रा शुरू होती है पूरी 1916 में। आप देखेंगे दोस्तों कि गांधी जी जो हैं वो भारत भ्रमण पे निकलते हैं। ये 1916 की घटनाओं का ब्रीफ है। अब बात करते हैं दोस्तों होम रूल लीग की। होम रूल लीग में इसकी स्थापना और पृष्ठभूमि जो है वो वर्ष 1916 में इसकी स्थापना होती है दो अलग अलग लीग के रूप में। एनी बेसेंट द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। वहीं सितंबर 1916 में मद्रास चेन्नई में स्थापित किया जाता है। तिलक द्वारा होम रूल लीग अप्रैल 1916 में पुणे में शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य था भारत में होम रूल या स्वराज की मांग को जन आंदोलन के रूप में ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित थी, जिसने ब्रिटिश शासन के तहत स्वायत्तता की मांग की थी। इसका संदर्भ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18, हमने पिछले वीडियो में दोस्तों इस पर बात की थी, दौरान भारतीयों की उम्मीद थी कि युद्ध में सहयोग के बदले स्वशासन, लेकिन ब्रिटिश सरकार की उदासीनता ने इस आंदोलन को जन्म दिया था। इसकी जो सबसे प्रमुख नेता जो थी वो एनी बेसेंट थी। आयरिश मूल की समाज सुधारक थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता थी जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया था। इनकी पत्रिका न्यू इंडिया, ये दोस्तों आप पॉइंट नहीं भूलेंगे कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ने होम रूल के विचारों को पूरे भारत में फैलाने का काम किया था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के ये नेता थे और जिन्होंने केसरी और मराठा के समाचार पत्रों के द्वारा स्वराज का प्रचार किया था। अन्य नेता के रूप में जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और आरसी दास बाद में जो शामिल हुए थे दोस्तों, उनको हम देखते हैं। इसके बाद की जो घटनाएं हैं दोस्तों, गांधी जी की जो भारत की यात्रा, और इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं दोस्तों कि एक थे वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने तिलक को इंडियन अनरेस्ट, एक बुक थी उनकी इंडियन अनरेस्ट, इसमें तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था दोस्तों। ये पॉइंट आप नहीं भूलेंगे। फिर जैसा कि 1916 में ही हम देखते हैं गांधी जी की भारत यात्रा होती है दोस्तों, और गांधी जी यहाँ से संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकलते हैं, जिसका उद्देश्य होता है भारत की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थिति को समझना, गरीबी, शोषण और तमाम उन परिस्थितियों को समझना जो जिसमें भारतीय रह रहे होते हैं। इससे उनकी अपनी राजनीतिक मंशा को और उनके राजनीतिक उद्देश्य को स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका तय करना और समय अवधि जो थी वो 1916 का पूरा वर्ष गांधी जी ने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा में बिताया था। गांधी जी ने 3rd क्लास रेलवे डिब्बों में यात्रा की थी ताकि आम लोगों की कठिनाइयों को वो समझ सकें दोस्तों। फिर हम देखते हैं दोस्तों लखनऊ समझौता होता है और दिसंबर 1916 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। ये नाम आप नहीं भूलिएगा दोस्तों। यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। समझौते का जो मूल बिंदु था दोस्तों, प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दे दी जाएगी और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन अधिकार स्वीकार किए गए। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन, याद कीजिएगा दोस्तों 1909 के समय में जो
मार्ले मिंटो सुधार के टाइम में जो दिया गया था, और शिमला में जब जाके प्रतिनिधिमंडल मिला था तत्कालीन वायसराय से, और वहाँ पे जो रिक्वेस्ट किया गया था उसको मान्यता दे दी जाती है इस अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ये हमने देख लिया है अंबिकाचरण में, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इस अवसर पर कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का फिर से एकीकरण हुआ था दोस्तों। दो बातों को लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता अगर पूछे, हिंदू मुस्लिम एकता या कांग्रेस लीग एकता या फिर गरम दल नरम दल। याद कीजिए दोस्तों 1907 का वो सूरत स्प्लिट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो तब का जो बंटवारा होता है वो जाकर अब होता है। तो लखनऊ समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों साल 1917। साल 1917 दोस्तों, यहाँ पे बिहार का चंपारण, यहाँ किसान तिनकठिया प्रथा से त्रस्त थे। अंग्रेज बगान मालिक किसानों को जबरन जमीन पर नील उगाने को मजबूर करते एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। अंग्रेजों ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी डटे रहे। उनकी गिरफ्तारी हुई, पर जनता का समर्थन देख अंग्रेजों को झुकना पड़ा। नतीजा 1918 में चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पारित हुआ और तिनकठिया प्रथा को खत्म कर दिया गया। किसानों को आज़ादी मिली। यह था भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह। फिर दोस्तों दूसरा जो होता है भारतीय सेना का भारतीयकरण, और दादा भाई नौरोजी का निधन भी इसी वर्ष होता है। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी, जो कि भविष्य में प्रधानमंत्री बनती हैं, राजीव गांधी की मां और जवाहरलाल नेहरू की बेटी, उनका भी जन्म होता है। ये कुछ अनदर फैक्ट हैं, इनको हम लोग यहीं देखेंगे, फिर हम लोग डिटेल से चंपारण पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे हर एक साल एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, इसलिए अपना ध्यान आप पूरी तरीके से बना के रखिए। पहली बार भारतीय सैन्य अधिकारियों को किंग्स कमीशन में हिस्सा मिलता है दोस्तों। किंग कमीशन की बात कह लें तो ये उच्च रैंक होता था जो सिर्फ उस टाइम गोरे लोगों को या अंग्रेजों को दिया जाता था दोस्तों। लेकिन यह पहला मौका था जब भारतीय सेना का भारतीयकरण किया गया 1917 में, और तब भारतीयों को भी किंग्स कमीशन यानी कि उच्च पदों पर उनकी बहाली की गई, नियुक्त किया गया। और इससे पहले जो था निचले पदों को, उच्च पद से जो निचले पद होते थे उसको वायसराय कमीशन कहा जाता था, तो वायसराय कमीशन ही मिलता था दोस्तों। और दादा भाई नौरोजी का निधन होता है दोस्तों। हम देखते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे, और दादा भाई नौरोजी का 92 वर्ष में निधन हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उस महत्वपूर्ण घटना की जिसके लिए हमें बहुत ही ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। ये पिक्चर चंपारण सत्याग्रह का ही है। सबसे पहला इसके कारणों को देखते हैं, तो इसके कारणों में 3 कठिया प्रथा हमें देखने को मिलता है, जिसमें किसानों को अपने 3/20 हिस्से पर, यानी कि 20 जो होता था दोस्तों, 20 कट्ठे, 1 बीघा जो होता है, 1 बीघा वो 20 कट्ठे का होता है, 20 कट्ठे का, उसमें से 3 कट्ठा जो जमीन होता था दोस्तों, उस पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, मजबूर किया जाता था। अत्यधिक लगान, शोषण और सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न होता था। स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी आंदोलन का नेतृत्व करने पहुंचे थे दोस्तों। इसके बारे में और भी हम लोग जो सारे फैक्ट हैं तकरीबन वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग चंपारण सत्याग्रह जो होता है कहाँ पर है। ये तो बिहार का चंपारण जिला, अब पूर्वी और पश्चिमी, उस टाइम एक ही था दोस्तों। अप्रैल 1917 को यह सत्याग्रह शुरू होता है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी का भारत में पहला यह बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था, सबसे पहला। इसके प्रमुख प्रेरक थे किसान राजकुमार शुक्ल, जो आमंत्रित किए थे। ये लखनऊ समझौते में जाकर किए थे। इसका मुख्य कारण जो था वो 3 कठिया प्रथा था, जिसके बारे में अभी हमने देखा। 3/20 हिस्से में नील की खेती, अंग्रेजी बगान मालिकों को आर्थिक और सामाजिक, उनके द्वारा आर्थिक और सामाजिक शोषण किया जाता था दोस्तों। ये बोझिल तब हो गया कि किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होता था, और उनको अपनी 3 कट्ठे की भूमि थी उस पर यह फसल भी उगाना पड़ता था। जर्मनी में तब रासायनिक रंग का, नीले कलर के रंग का ये हो चुका था इनोवेशन, तो इसलिए इसकी मांग दिनों दिन घट रही थी, तो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होने, वो आर्थिक वैल्यू उनको कम मिलता था।
आगे देखते हैं सहयोगी नेता के तौर पर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये जाकर आगे हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर बृजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये पहले उप मुख्यमंत्री थे। जेबी कृपलानी और मजहरुल हक, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि देखने को। ये बिहार के वो नाम है दोस्तों जिन्होंने बिहार सहित पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो प्रमुख घटनाएं घटी थी दोस्तों, वो गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया गया था दोस्तों। पहले उनके पहुंचते ही गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी हुई उनकी। जन समर्थन के कारण बिना सजा के उनको छोड़ना पड़ा था दोस्तों। व्यापक मीडिया समर्थन और जन जागरूकता देखने को यहाँ पर मिलता है दोस्तों। इसका परिणाम ये होता है जांच समिति का गठन और गांधी जी को भी इसमें सदस्य बनाया जाता है। और इस जांच समिति के द्वारा ही तिनकटिया प्रथा को हटा दिया गया और किसानों का शोषण समाप्त हुआ। पहली बार किसान आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन का मेल हुआ था दोस्तों। इसके जो विशेष तत्व हैं दोस्तों, चंपारण में पहली बार गांधी को बापू या महात्मा कहा गया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है, चंपारण ही वो जगह था जहां बापू को बापू या महात्मा कहा। आंदोलन प्रेरित कर कांग्रेस के मंच पर गांधी जी का नेतृत्व पूर्ण रूप से स्थापित हुआ था दोस्तों। पहली बार वो कांग्रेस ने उनको मान्यता दी थी और यहाँ पे पता चल गया था कि आगे की लड़ाई अब फ्रंट सीट पे गांधी जी बैठकर ही लड़ेंगे। राजकुमार शुक्ल की भूमिका जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों। ये एक नील कृषक थे राजकुमार शुक्ल, और गांधी जी को बिहार बुलाने का ये लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं। और गांधी जी की बिहार आगमन तिथि जो थी वो 10 अप्रैल 1917 थी दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, PYQ है दोस्तों, इसलिए याद इसे रखना है। प्रमुख बिहार के नेता भी जो थे ये हमने देख चुका है, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह, एन सिंह भी इनको बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चंपारण एग्रीगेशन एक्ट की 1918। दोस्तों बिहार के किसानों को तिनकटिया से मुक्ति और फसल के चयन की स्वतंत्रता मिली थी और यह बिहार के किसानों का पहला बड़ा कानूनी सुधार था दोस्तों। साथ ही इनका 25% टैक्स जो था वो रिटर्न कर दिया गया था। इसकी दो प्रमुख जो उपलब्धि मानी जा सकती है यही थी। जांच समिति का गठन दोस्तों, अभी इस जांच समिति का गठन जो होता है वो जून 1917 में होता है, जिसका उद्देश्य किसानों की शिकायतों की जांच करना और समस्या का हल सुझाना था। इसमें कुल 9 सदस्य थे दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि कुल 9 सदस्यों वाली यह कमेटी थी। इसमें जो 9 सदस्यों का जो नाम था वो हम लोग देखते हैं। पहला तो गांधी जी स्वयं थे, दूसरा राजेंद्र प्रसाद थे, बृजकिशोर प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, मजहरुल हक थे। दोस्तों ये लाल कलर से जो लिखा हुआ है सर फ्रांसिस फ्लेमिंग, ये ब्रिटिश अफसर थे। इनको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। MH कार्टिस और ये बंगाल सरकार के प्रतिनिधि थे, बेतिया राज्य के प्रतिनिधि और यूरोपीय प्लांटरों की प्रतिनिधि के तौर पर 9 सदस्यों को यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों। अब एक्ट को देखते हैं, इसकी कब पारित किया गया था दोस्तों। 4 मार्च 1918 को यह विधेयक पारित हुआ था। और यह कानून दोस्तों, आपको ये लग रहा हो कि मैं ये थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। डिटेल में जाने का कारण यह है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, और वो क्वेश्चन कौन सा होगा, इसलिए आप छोटे छोटे डिटेल्स को भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए अपना ध्यान आप पूरी तरीके से इस पर रखिएगा दोस्तों, और खासकर तथ्यों पर। तो 4 मार्च 1918 को एग्रीगेशन एक्ट जो है वो पारित होता है और इसकी प्रमुख जो सिफारिशें थी वो थी तिनकटिया प्रथा का उन्मूलन यानी कि समाप्त करना, नील की खेती का करार या पट्टा अब अनिवार्य नहीं था। स्वैच्छिक हो गया कि आप नील की खेती करिएगा या नहीं कीजिएगा, ये किसानों के ऊपर छोड़ दिया। और किसानों ने तो जो दवान या दंड राशि दी थी उसका 1/4 भाग वापस करना था। वही 25% ऑफ जो टैक्स था दोस्तों वो रिटर्न करना था। सभी अतिरिक्त अवैध उपकरों की वसूली समाप्त कर दी गई थी दोस्तों इस ये के कारण। और देखते हैं दोस्तों हम लोग कि किसानों पर प्रभाव जो पड़ता है कि बाध्यता हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई कि अब उनको कोई 3 कट्ठे पे नील उगाने की आवश्यकता नहीं थी। विशेष टैक्स, दंड और बंधुआ मजदूरी सभी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई थी दोस्तों, और भूमि, फसल और उत्पाद पर स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई थी दोस्तों। कानूनी विशेषताएं भी थी। किसी भी किस्म का पट्टा, करार या अनुबंध जिसमें कृषक को जबरन किसी खास फसल जैसे नील की खेती पर बात की, वह अब शून्य माना जाएगा। ये बहुत अब नील ही नहीं, नील के लिए ही नहीं, या किसी भी फसल के लिए यह अब अमान्य घोषित कर दिया गया था दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों हम लोग आगे कुछ प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके मन में भी उठते होंगे और ये ऐसे यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। तो चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 10 अप्रैल 1917 को ये शुरू होता है दोस्तों। और गांधी जी कब और क्यों आए थे? तो 10 अप्रैल को चंपारण पहुंचे थे और राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान ने इनको बुलाया। जैसा कि हम लोग भी इन सारे जगहों को देख चुके हैं, क्या क्या हुआ था, गांधी जी कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या अभियान चलाए गए थे। तो गांव गांव जाकर किसानों की शिकायतें दर्ज की। सबसे पहले प्रत्यक्ष सर्वे किया कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ तक है, उसकी व्यापकता क्या क्या है। अमोलवा, मोतिहारी, ढाका, बेतिया आदि प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया दोस्तों। और शिक्षा, स्वच्छता और ग्राम सुधार के लिए विद्यालय, सफाई अभियान और महिलाओं पर विशेष फोकस किया था दोस्तों। सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और अहिंसात्मक प्रतिरोध की शुरुआत की गई और गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश मिला था दोस्तों, और उन्होंने आदेश नहीं माना, गिरफ्तार हुए और बाद में रिहा भी कर दिया गया। 13 नवंबर 1917 को ढाका यानी कि पूर्वी चंपारण के
लखनसेन गांव में पहला बुनियादी स्कूल खोला गया था। दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कमेटी बनी थी और सदस्य कौन कौन से? जैसा कि हमने देखा एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई थी जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा और अंग्रेज अधिकारी इस इंक्वायरी कमेटी में थे। उस समय के डीएम और गवर्नर और कमिश्नर कौन कौन थे? तो आपको सबसे पहले विलियम्स देखने को मिलता है, कमिश्नर थे, और डीएम जो थे किम्बल थे, और गवर्नर जो थे वो सर एडवर्ड गेट थे। इसको आप याद कर सकते हैं कि गेट पे कंबल लेकर विलियम खड़ा था, ऐसे करके कुछ न्यूमेरिक बना सकर आप इसे, गेट पर कंबल लेकर विलियम खड़ा था, ऐसे करके इसे आप बनाकर याद भी कर सकते हैं। दोस्तों गांधी जी बिहार में कितने दिन रुके थे दोस्तों? तो ये लगभग 7 महीने वहाँ पर रुकते हैं और चंपारण के आसपास इलाकों में सक्रिय रूप से रहते। बीच बीच में मुख्यालय बेतिया मोतिहारी में बैठक और जन सरोकार कार्यों में व्यस्त भी रहे थे। दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? तो जैसा कि हमने जाना है कि राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जेबी कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा और मजरूल हक, रामनवमी प्रसाद, महादेव देसाई, राम हरि परीख और संत राउत इत्यादि लोग कुछ थे। सबकी नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप मेन जो आगे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय होंगे उनको बस आपको याद रखना है। क्या परिणाम हुआ? तो जैसा कि हम परिणाम देख चुके हैं, 3 कटिया प्रथा समाप्त हो जाती है, एग्रेन एक्ट लागू हो जाता है और ब्रिटिश सरकार किसानों के पक्ष में सुधार लागू करने पड़ते हैं। गांधी जी के नेतृत्व को